तो अपन को ये तो पता चल गया कि डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। अब पोटेंशियल एनर्जी पे बात करेंगे अपन, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी। देखना बेटा, तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इसमें ये डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पे इधर फोर्स लगी, इस पे इधर लगी, इस पे जो टॉर्क लगा वो इस तरफ लगा, ठीक है। ये डायपोल कैसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोचना, ध्यान देना बात पे, अगर अपन डायपोल को इस पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो नेचुरल टेंडेंसी तो क्या है इसकी, इधर आना चाह रहा है, हम इसको किधर ले जा रहे हैं, अपोजिट। तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल टॉर्क, जो इस टॉर्क के क्या हो, जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉर्क लगा के मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, है। जो भी वर्क मैं करूँगा वो वर्क किसके इक्विवेलेंट होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना बात को। तो पहले हम एक काम करते हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, डी डब्ल्यू फॉर स्मॉल रोटेशन डी थीटा। बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया अपन ने इसको, डी थीटा, और इस डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे बहुत ही छोटा सा टॉर्क, बहुत ही छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू कितना होगा। रोटेशन में वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, अच्छा ट्रांसलेशनल मोशन में क्या लिखते हैं वर्क को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था रोटेशन के अंदर फोर्स किससे रिप्लेस हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट, आई बात समझ में। तो स्मॉल वर्क डन इन रोटेशन इज फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। क्लियर। ये एक्सटर्नल टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल एंड अपोजिट है, तो टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी साइन थीटा। कितना टॉर्क लगता है, पी साइन थीटा लगता है, लास्ट लेक्चर पढ़ा अपन, तो इसको अपन ने बोला पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया अपने पास स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन, सपोज थीटा 1 से रोटेट करना चालू करा अपन ने थीटा 2 तक, तो डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो गया, इट इज इक्वल टू पी और ई दोनों कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, अंदर रह गया साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से लगा के थीटा 2, माइनस को बाहर लिख देते हैं, कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन अपने पास आ गया। एंड दिस वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो W इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस पी, पहले थीटा की जगह थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। बताओ बात समझ में ही नहीं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 इज गिवन एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वलेंट टू दिस। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत? चलो देख लो एक बार अच्छे से, फिर इस पे और कुछ बातें हैं वो भी करते हैं अपन।
अब देखना बेटा, ये तो हमने क्या निकाला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी हो तो फिर देखना भाई, समझना और ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक ज़ीरो रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, कहाँ पर ज़ीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप देखो कोस फंक्शन आ रहा है, कोस आ रहा है, तो कोस ज़ीरो मतलब कोस की वैल्यू ज़ीरो कब होगी, 90 डिग्री पे। यानी ऐसा समझो कि अभी सिचुएशन देखना, इफ़ इनिशियल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ से रोटेशन चालू करा आपने, तो उस जगह पे मैं पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेता हूँ, ज़ीरो। u इनिशियल इज 0। और थीटा 1 से घुमाते घुमाते कहाँ ले गए आप, फाइनल एंगल थीटा 2, जिसको मैं थीटा के बराबर मान रहा हूँ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u मान लेता हूँ। आई बात समझ में? अगर थीटा 1 कितना ले रहा हूँ मैं, 90, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ये रेफरेंस हो गया अपना। अब थीटा 1 90 से थीटा 2 बराबर थीटा तक आपने रोटेट कराया, तो उस लोकेशन पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, u के बराबर है। इस सिचुएशन को यहाँ रखते हैं अपन, तो डेल्टा u का मतलब क्या हो गया, u फाइनल माइनस इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा 2 की जगह तो थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 0, u इनिशियल भी 0, तो u फाइनल की जगह u, तो अगर डायपोल थीटा, अब ध्यान से सुनना, डायपोल थीटा एंगल पे रखा हुआ है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अब कितनी होगी, माइनस पी कॉस थीटा। समझ में ही नहीं बात। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक डायपोल है जो 120 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप माइनस पी कॉस 120, समझ रहे हो फॉर्मूला कौन सा कब लगाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक डायपोल है जो 30 डिग्री से घुमा रहे हो आप, 120 डिग्री तक रोटेट करा रहे हो उसको, बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये W बराबर माइनस पी कॉस 120 माइनस कॉस 30, ये एक्सप्रेशन डेल्टा U है। ठीक है, वर्क डन पूछे या डेल्टा U पूछे एक ही बात है। तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है किसी एक एंगल पे, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, माइनस पी कॉस थीटा। वही मैं कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन से सुनो, थोड़ा ध्यान लगाओ। मेरा सवाल ये है कि एक डायपोल है 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके पास, माइनस पी कॉस 30 कर दोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 30 डिग्री से 120 तक रोटेट कराया मैंने डायपोल को, बताओ उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितना वर्क डन होएगा, वर्क डन यही है। और मैं पूछूँ बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो भी यही है। यानी वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम चीज़ है। और पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर एंगल पर डिफाइन होगी, वो है ये। P और E के बीच में cos थीटा आ रहा है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई। बताओ आ रही क्या बात समझ, ठीक है ना। इतना इतना देख लो, फिर और बात करता हूँ इस पर थोड़ा बहुत। अच्छा, अब इसमें एक दो शब्द और हैं जो हमें क्लियर रखने हैं दिमाग में। जैसे अगर थीटा 0 हो गया, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, P और E, तो 0 कब होगा देखो। जैसे ये E तो अपनी इस तरफ है, अब डायपोल मान लो ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो P वेक्टर किधर आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये P वेक्टर इधर हो गया आपका, P इधर है और E भी इधर ही है। सिचुएशन क्या कहती है, थीटा कितना हो गया, 0।
इफ थीटा इज 0 देन हम बोलेंगे जो हमारा डाइपोल है वो है डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। शब्दों पे ध्यान देना, डाइपोल हमारा कैसा है और टॉर्क कितना लगेगा इस कंडीशन पे, टॉर्क होता है पी साइन थीटा, थीटा 0 हो गया, पी साइन 0, टॉर्क इज 0, यानी इस ओरिएंटेशन पे डाइपोल पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। हाँ आ ही गए। और वैसे भी आप समझ सकते हो, थोड़ी बहुत तो फिजिक्स आनी चाहिए। ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, दोनों एक ही लाइन पे लग रहे हैं। जब एक ही लाइन पे फोर्स लगते हैं तो उससे कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। और फॉर्मूले से भी जस्टिफाई कर पा रहे हैं हम, है ना। अगर थीटा 0 हो गया तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये ओरिएंटेशन होती है डाइपोल की, है ना। सेकंड चीज, अगर थीटा जो है वो 180 होता है तो फिर हम बोलेंगे जो डाइपोल है हमारा वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब 180 कैसे दिखाई देगा, 180 के लिए डाइपोल ऐसा होना चाहिए, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट आएगा इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दोनों अपोजिट वेक्टर हो गए, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। टॉर्क इसमें भी 0 ही होगा, साइन 180 भी तो कितना होता है 0। और टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा बोलो, जब थीटा कैसा हो 90 डिग्री, यानी हमारा डाइपोल कुछ ऐसा लाइन होना चाहिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो पी इधर जाएगा और ई तो इधर है ही से। इस ओरिएंटेशन पे आपको टॉर्क जो है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। बात क्लियर हुई। अब देखो बोर्ड ने क्या सवाल करा हुआ है, एक बार आपको बताता हूँ। आपको इस तरीके का पूछा हुआ है कि डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट कराते हुए ले जाना है अपन को कहाँ तक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से। तो बताओ इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन बराबर ये चीज़ है, क्या बोल रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल, यानी इनिशियल एंगल थीटा 1 कितना हो गया 0 और फाइनल एंगल थीटा 2, ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। वर्क डन पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, -1, ये तो माइनस, कॉस 0 फिर से 1, -2 माइनस प्लस 2, तो वर्क डन आएगा बेटा 2p। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। कितना वर्क डन होगा 2p। कितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी 2p। क्या बात समझ में आई? ठीक है, देख लो अच्छे सब एक बार, सारा खेल हो गया अपना, यहीं तक था। इसमें नॉन यूनिफॉर्म वाला कॉन्सेप्ट बचा है, वो भी सिखाया दूँ आपको। अच्छा एक मिनट यार, ध्यान देना बेटा, अभी तक अपन ने जो भी बात करी ना वो किसके लिए करी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है नॉन यूनिफॉर्म का भी, हल्का फुल्का बस, क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी बात जरूर याद रखें। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड वगैरह में भी आ गया, नीट वगैरह में भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे अपन क्या है मामला। सपोज ये फील्ड है, कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान देना भाई बातों पर, कैसी है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा कहाँ पर स्ट्रोंग है, यहाँ पर, तो यहाँ पे वीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस के बीच का गैप क्या है, कम है। मैंने आपको बता रखा है अगर गैप कम है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और गैप ज़्यादा है तो वीक होगी, है ना। अब अपन ने यहाँ पर एक डाइपोल ऐसे रख दिया बेटा इस तरीके से, ये -q और ये +q। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और यहाँ की E2। जाहिर सी बात है E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा किससे, वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, है? तो अब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इस पर फोर्स लगेगी इधर। F1 बराबर QE1,
ठीक है। और इस पे F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू E2। क्या भाई बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है E2 से, तो F1 का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा F2 से, यानी F1 मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन F2 मैग्नीट्यूड, मतलब नेट फोर्स इस पे कुछ ना कुछ बना। नेट फोर्स जीरो थोड़ी है, आएगा नहीं आएगा, नेट फोर्स आएगा। और नेट फोर्स जब भी आएगा बॉडी पे, तो बॉडी क्या करेगी? ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। तो ये नेट फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग मूवमेंट चालू कर देगी, टॉर्क भी लगेगा साथ के साथ। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल के ऊपर फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, मतलब नेट फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है। तो मोशन ट्रांसलेटरी भी होगा और रोटेटरी भी होगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा हुआ है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा मोशन होता है। तो ओनली ट्रांसलेटरी, ओनली रोटेटरी, बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। तो ये सही आंसर जाएगा, बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। किस में? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म में सिर्फ क्या होगा? रोटेटरी मोशन होगा, ट्रांसलेटरी एब्सेंट। अच्छा, इसी सिचुएशन में अपन देखें तो ये डायपोल किधर मूव कर रहा है? लेफ्ट में या राइट में? ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए, आया समझ में? लिख लो बट अब सारी की बात।